Good morning, students. That lesson is that force and the laws of motion. स्टूडेंट, ये लेसन हमारा चल रहा था। लास्ट टॉपिक हमने किया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। उसका हमने डेरिवेशन भी किया था बाय अप्लाइंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो किया था उसकी स्टेटमेंट क्या थी? उसकी स्टेटमेंट ये थी द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। कि जब कोई भी मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मूव कर रहे हैं, ए और बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था दैट ए ऑब्जेक्ट है, दिस वाज ए ऑब्जेक्ट और ये है बी ऑब्जेक्ट। इसका मास m1, इसका मास m2। और क्या था, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 और ये मूव कर रही थी विद द इनिशियल वेलोसिटी u2। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m इनटू v। तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों मूव कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शन। ए की इनिशियल वेलोसिटी u1, बी की इनिशियल वेलोसिटी u2। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का कितना हो जाएगा? m1 u1 ए का है और बी का कितना है? m2 u2। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट। ए और बी का इनिशियल मोमेंटम और बी का भी इनिशियल मोमेंटम व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट दे वर मूविंग। और इसके बाद हमने कंडीशन क्या किया था कि ये तो था कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं कि जो मोमेंटम है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये था सिचुएशन कौन सी थी? बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम that was m1 u1 plus m2 u2. This is the first condition कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का। अब क्या हो गया था कि जैसे अगर मान लो जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड u1 थी, उसने क्या कर दिया? अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा। और जो बी था उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं किया। बट अल्टीमेटली क्या हो गया कि कुछ टाइम के बाद ए ऑब्जेक्ट बी से हिट हो गया, तो यहां पे टकरा गया। तो क्या हो गया? ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। यहां पे क्या हो गया? ड्यूरिंग कोलिजन यहां पे क्या था? एक सिचुएशन अराइज हुई थी, न्यूटन के थर्ड लॉ की सिचुएशन अराइज हो गई थी कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसने फोर्स लगाई थी बी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो F1 लगाई। और सेम न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बी ऑब्जेक्ट ने भी क्या किया था? बी ऑब्जेक्ट ने भी सेम फोर्स लगाई थी F2। यहां पे कंडीशन क्या हो गई थी? F1 इज इक्वल टू माइनस F2। दिस वाज द केस ड्यूरिंग कोलिजन, दिस वाज द केस बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। अब जैसे उनका कोलिजन हो गया, टक्कर लग गई, उसके बाद क्या हो गया? दोनों ऑब्जेक्ट फिर अलग अलग हो गए। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? दैट इज अ v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? v2। दिस वाज आफ्टर द कोलिजन। यहां पे मोमेंटम क्या हुआ? आफ्टर द कोलिजन क्या होना चाहिए? m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
बट कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल। मींस हमने ये प्रूव किया था m1 u1 प्लस m2 u2 इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन remain same. This was the mathematically derivation of Newton, this was the derivation, mathematically derivation of conservation law of momentum. Now students, आज हम based on the Newton first law, based on the Newton second law, based upon the Newton third law, तीनों लॉ का यूज करके और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम एंड इंक्लूडिंग द F is equal to ma, the equation which we have derived in case of Newton law, second law of motion, उस एप्लीकेशन का भी यूज करके, मोमेंटम का भी यूज करके, इन सभी फार्मूले जितने भी मैंने इस लेसन में आपको कराए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाज टुडे वी विल सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन with numericals. So ये derivation आपको समझ में आ गया होगा। Quickly मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं before I should start with the NCERT questions and numericals. जल्दी से देख लेते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या थी। The total momentum before and after the collision remain same. Object A mass m1, object B mass m2, u1 initial velocity of object A, u2 is the initial velocity of object B, total momentum before collision m1 u1 plus m2 u2। जैसे u1 u2 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोलिजन कब होगा? when u1 is greater than u2। इस स्टेज में जैसे u1 u2 से ज्यादा हुआ तो ए ऑब्जेक्ट बी से टकरा गई। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ था? न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, F1 is equal to minus F2। आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट ए और बी मास तो उतना ही रहा, m1 m2, वेलोसिटी बन गई फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2, फाइनल मोमेंटम m1 v1 plus m2 v2। according to the statement m1 u1 plus m2 u2 it is equal to m1 v1 plus m2 v2। करना क्या है कि जो f1 की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। f1 की वैल्यू क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, मींस m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t। F1 की वैल्यू आ जाएगी और F2 के लिए वैल्यू निकालने के लिए m2 v2 minus m2 u2 divided by t। Now we will put the value of F1 and F2 in this equation and we will get the required result। आप करके देखना स्टूडेंट। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में भी 2-3 बार आपको रिपीट करा दिया था, बट आज भी मैंने उसी को रिवाइज भी करा दिया है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, प्रोवाइडेड if you are just practicing it। और आप एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से करना, और इतना मुश्किल नहीं है। इट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। वी विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ऑन द पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 पे स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल्स हैं दैट आज हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ द हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। कि स्टूडेंट्स अगर एक्शन और रिएक्शंस इक्वल है, जो है वो हॉर्स है वो कार्ट को कैसे पुल कर सकता है,
This is your question number 1, page number 126. Now student, एक्शन और रिएक्शंस जो है आपके इक्वल एंड अपोजिट हैं. एक्सप्लेन हाउ दी हॉर्स कैन पुल अ कार्ट. स्टूडेंट इमेजिन कर लीजिएगा कि हॉर्स है, कार्ट है. हॉर्स क्या करेगा, जब अपने पांव को ग्राउंड पे जब प्रेस करेगा, मींस हॉर्स विल अप्लाई दी फोर्स ऑन द ग्राउंड, मींस हॉर्स विल डू द एक्शन. अल्टीमेटली ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि जो रिएक्शन होने से अल्टीमेटली जो हॉर्स है, हॉर्स क्या करेगा, मूव करेगा. एंड अलोंग विद दी हॉर्स, बिकॉज जो कार्ट है वो हॉर्स से ही अटैच है. हॉर्स मूव करेगा तो कार्ट भी मूव करेगा बाय अप्लाइंग दी न्यूटन्स थर्ड एप्लीकेशंस. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 कि इक्वल एंड अपोजिट जो है एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, और जो फोर्स है जितनी फोर्स ग्राउंड पे लगाएगा उसकी उतनी ही फोर्स जो है जो ग्राउंड भी जो हॉर्स को मूव करने में हेल्प करेगी. सो बाय दैट वी कैन से दैट द अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट हॉर्स विल मूव द कार्ट. This was your question, answer of your question number 1. Now we'll take the question number 2. Student, question number 2 आपका है that explain why it is difficult for a fireman to hold a hose that which eject the large amount of water at high velocity. Student, मैंने ये क्वेश्चन शायद आपको कराया भी था. क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेज नंबर 126 पे दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है कि जब फायर फाइटिंग वाला जब फायरमैन है वो क्या करता है कि जैसे ही मान लो कहीं पे आग लग जाती है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट अगर होता है तो फायर हजार्ड, तो पाइप ले लेते हैं. पाइप में क्या करते हैं कि उससे पानी को थ्रो करते हैं आग के ऊपर. दे मिनिमाइज द टेम्परेचर ऑफ द फायर एंड अल्टीमेटली दे कट ऑफ द फायर. अब होता क्या है कि होस पाइप को जो होल्ड कर लेता है फायरमैन, जो पानी है, आप इमेजिन कर लीजिएगा. मैं ये वाला केस आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था. मान लो ये होज पाइप है स्टूडेंट्स, दिस इज अ होज पाइप. यहां से पानी जो है बहुत हाई प्रेशर के साथ निकल रहा है. वाटर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. वाटर स्टूडेंट उसने होल्ड किया हुआ है, यहां से होल्ड किया हुआ है उसने, फायरमैन ने पाइप को टाइटली. रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे सेम अपोजिट फोर्स लग रही है. एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितनी स्पीड से पानी स्टूडेंट आगे की तरफ जा रहा है, जितनी स्पीड से पानी आगे की तरफ जा रहा है, उतनी स्पीड के फोर्स से जो है वो पाइप पीछे की तरफ हमारे को क्या करता है कि वो पीछे की तरफ जो पुश कर रहा है. तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही लगेगा. इसीलिए ताकि वो क्या करते हैं, पाइप जो है पीछे की तरफ ना आ जाए, या वो फायरमैन कोई गिर ना जाए, या वो क्या करेगा कि फायरमैन जो है ही विल होल्ड दी पाइप, होज पाइप वेरी टाइटली. सो स्टूडेंट, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट कराया था आपको, या करवाया था लास्ट लेक्चर में. नाउ दिस टाइम आल्सो इट इज क्लियर. Let us move to the question number 3. Question number 3 है स्टूडेंट आपका, that question number 3 क्या कह रहा है. According to the question number 3, that's from a rifle, this is a numerical question, from a rifle of the mass 4 kilogram. Question number 3, page 126 NCERT. न्यूमेरिकल क्या कहता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में
that from a rifle of the mass 4 kilogram, mass of the rifle, राइफल का मास दिया हुआ स्टूडेंट 4 किलोग्राम, और क्या कहता है, अ बुलेट ऑफ द मास 50 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट, स्टूडेंट मास ऑफ द बुलेट is a 50 gram. It is also given 50 gram is fired with the initial velocity of 35 centimeter. Now velocity of the bullet, velocity of the bullet is 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity. Calculate the recoil velocity of the rifle. स्टूडेंट, यहां पे मैंने आपको बताया था न्यूटन के थर्ड लॉ में रिकॉइल का मतलब क्या है। अगर किसी गन के साथ अगर हम बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट आगे जाएगा और गन पीछे की तरफ धक्का मारता है। जो अगर पीछे की तरफ मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी। हमको जो राइफल है या गन है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या हमारे को दिया हुआ है, मास ऑफ द राइफल इज गिवन, मान लेते हैं इट इज m1, और मास ऑफ द बुलेट इट इज गिवन, let it be, it is a m2, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, velocity of the bullet that is a v2, it is given, और velocity v1 राइफल की velocity को हमको कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, क्या हो सकता है स्टूडेंट, द मोमेंटम ऑफ द राइफल, the momentum of the rifle, it is equal to the momentum of the bullet. जितना राइफल का मोमेंटम होगा उतना ही बुलेट का मोमेंटम है। दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब वैल्यू रख देंगे हम इसमें, दैट इज अ राइफल का मोमेंटम क्या है, दैट इज अ m1 v1, और बुलेट का मोमेंटम कितना है, दैट इज m2 v2। m1 हमारे को दिया हुआ स्टूडेंट 4, और v1 जो है हमको कैलकुलेट करना है, और m2 हमारे पास दिया हुआ है 50 ग्राम। स्टूडेंट 50 ग्राम को आप अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, और v2 आपके पास दिया हुआ है 35। दोबारा से यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द राइफल इट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, m1 v1 इट इज इक्वल टू m2 v2। m1 इज अ 4 किलोग्राम एंड v1 जो है दैट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल हमको मालूम करनी है, और m2 दिया हुआ है, मास ऑफ द बुलेट इज 50 ग्राम, 50 डिवाइडेड बाय 1000, मैंने केजी में यूनिट को चेंज किया है, इंटू 35 यहां से दिया हुआ है। स्टूडेंट, अब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे v1 की। जब v1 की जो वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द v1 यहां से क्या जाएगा, v1 की वैल्यू है 50 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे इट इज 20, 5 से कट करेंगे 4, 7, इट इज 7/16 मीटर पर सेकेंड, 7/16 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट इज 0.4375 मीटर
अगर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट यू विल गेट दिस वैल्यू। अगर आप इतना भी लिखते हैं द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल इज 7/16, that is a meter per second. This is also correct. So this is the solution of the question number 3 of your NCERT. Now student will switch on to the next question. कई बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कईयों में नहीं दिया हुआ है, some old book, but ultimately then अगर आपका दिया हुआ क्वेश्चन है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्लीज then we'll see that also. क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, कहता है नेक्स्ट है आपका दो ऑब्जेक्ट हैं, 100 ग्राम है और 200 ग्राम, दे आर मूविंग इन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, आपका कोई भी मान लो, ए और बी मान लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट है, उनका मास क्या है 100 ग्राम और 200। m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम और m2 इज इक्वल टू 200 ग्राम, इट इज गिवन। अगर मैं 100 को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूं स्टूडेंट, देन इट इज 0.1 kg, और अगर मैं 200 को भी कन्वर्ट कर लेता हूं then it is also 0.2 kg. This is a given m1 and m2, ये given है स्टूडेंट। आगे क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि that they are moving in the same line and direction with the velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively. Now u1 is equal to u1 स्टूडेंट दिया हुआ है आपका, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और आपका u2 दिया हुआ है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपको क्या करना है स्टूडेंट, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, अब वही जो हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में स्टूडेंट अभी किया था कि मान लो उनकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कि जैसे u1 अगर u2 से ज्यादा है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर भी जो u1 है इट इज ग्रेटर देन द u2, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी जो ये वाला पहले वाला ऑब्जेक्ट दूसरे को कोलाइड कर जाएगा, देन दिस दे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये आपस में कोलाइड हो जाएंगे, ये इसको टक्कर मारेगा क्योंकि ये वेलोसिटी ज्यादा है और ये इसकी वेलोसिटी, इसकी u1 है और ये u2 है। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट आप दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट दी हुई है 1.67 मीटर पर सेकेंड। आपको v2 निकालना है। एज इट इज यू नो द फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप करके देखना, इट इज वेरी इजी। मैंने आपको बता दिया है, हिंट दे दिया मैंने, m1 m2 u1 u2 आपको दिया हुआ है, v1 भी दिया है, आपको v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और v2 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ही आप इस फार्मूले में रख देंगे आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस मूव टू दी नाउ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर, आपका एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है, दैट इज पेज नंबर 122 जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू योर दैट फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, मैं पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट को, जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल, एक ऑब्जेक्ट की जो नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करना चाहिए? इफ यस, अगर आपका आंसर यस है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नो देन प्रोवाइड रीजन। स्टेटमेंट स्टूडेंट बहुत लिख दिया उसने, बट जो हमारा आंसर है, आंसर क्या है कि जब ऑब्जेक्ट की जो नेट, जो क्या कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब स्टूडेंट हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या था सेकंड लॉ में, क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। हमने किया था, यहाँ पे क्या था उसमें, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। या हमने क्या किया एक्चुअली, इससे ये भी था इक्वेशन, हमने स्टूडेंट ये निकाली थी, F इज इक्वल टू ma, बट यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। एक चीज मान के देखिए स्टूडेंट, क्या है कि जब मोमेंटम में चेंज कब होगा? जब हमारी वेलोसिटी वेरी करेगी, जब वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा तभी मोमेंटम में चेंज होगा, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ दैट, जो मोशन था न्यूटन का सेकंड लॉ, देन अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं हमारा जीरो है, इस केस में इफ अवर एक्सेलरेशन इज जीरो, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ मोशन, और जो स्टेटमेंट के हिसाब से दिया हुआ है ये भी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, मोशन में है। बट स्टूडेंट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? ऑब्जेक्ट विल बी कंटिन्यू, विल बी मूविंग in the same direction with the same speed। अगर मोशन में है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, इट विल रिमेन इन द मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, इट विल रिमेन इन द रेस्ट। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टूडेंट कहता है। बट जो इट मींस ऑब्जेक्ट में बी ट्रेवलिंग विद द, और इट इज क्लियर दैट कि ऑब्जेक्ट में बी ट्रेवलिंग विद द ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर जीरो वेलोसिटी होगा तो रेस्ट में रहेगा, बट वो कर रहा है कि मूव भी कर रहा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट में बी ट्रेवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी, बट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, बट उसकी जो डायरेक्शन है इट विल रिमेन अनचेंज। सेकंड स्टेप में ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना क्वेश्चन स्टेटमेंट इसी हिसाब से दी हुई है, उसमें आंसर में हम सेकंड लॉ भी यूज कर रहे हैं और फर्स्ट लॉ को भी यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा लिख देना है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, पहले न्यूटन का सेकंड लॉ बता देना है कि डायरेक्टली जो चेंज इन मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। एक्सेलरेशन जीरो मींस ऑब्जेक्ट में बी ट्रेवलिंग विद द जीरो वेलोसिटी। और क्या हम कह सकते हैं कि उसका जब ऑब्जेक्ट जो है द ट्रेवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी it will remain unchanged, the direction of the velocity so this is the student answer of your question, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है। अब सेकंड स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
When a carpet is beaten with a stick, dust come out of it. Explain. मैंने स्टूडेंट जब फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन आपको बता रहा था, एक्चुअली उसमें क्या था, इनर्शिया मैंने कराया था आपको। इनर्शिया का मतलब क्या है? टू रेजिस्ट द चेंज। इनर्शिया का मतलब क्या है स्टूडेंट? टू रेजिस्ट द चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 में इनर्शिया मैंने कराया था। इनर्शिया मीन्स टू रेजिस्ट द चेंज। टू रेजिस्ट द चेंज। नाउ स्टूडेंट, कारपेट पे जो डस्ट पार्टिकल है, दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट, बट हम क्या करते हैं, अगर कारपेट को मूव कर देंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या उससे, कि जो कारपेट पे डस्ट पार्टिकल है वो तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, वो तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो आंसर में क्या लिखेंगे? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, that is a or the motion, due to the inertia of the rest they fall। यहां पे आएगा due to the inertia of the rest they will fall down। डस्ट पार्टिकल, जैसे हम कारपेट को बीट करते हैं, द डस्ट पार्टिकल विल फॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एक और देख लीजिएगा, देन आई विल टेक द डाउट। व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई अ लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद द रोप। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब रूफ के छत के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि जब रूफ के ऊपर अगर मान लो लगेज हमने रखा है, उसको हमने क्या करना है, जो हमने टाई करना है, कि जो लगेज है उसको टाई करना है व्हेन केप्ट ऑन द रूफ, व्हेन केप्ट ऑन द रूफ ऑफ व्हीकल। अगर किसी रूफ ऑफ द व्हीकल पे कोई कुछ लगेज रखा हुआ है तो उसको हमको क्यों हम टाई करते हैं स्टूडेंट? अब अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे जो गाड़ी मूव कर रही है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कम हो रही है स्पीड, कभी ज्यादा हो रही है। अगर सडनली वो ब्रेक लगाएगा देन देयर इज अ वेरिएशन इन द मोशन। और क्या करते हैं कि जो लगेज है, लगेज तो स्टूडेंट रेस्ट पे रहना चाहेगा, बट वो व्हीकल मूव कर रहा है, सडनली अगर मान लो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने से जो व्हीकल है वो रेस्ट में आ जाएगा, बट उसका जो लगेज है स्टिल इट इज कॉन्टेक्ट विद दैट रूफ ऑफ द व्हीकल, तो वो मोशन में है, तो इट विल जस्ट फॉल डाउन। अगर कभी टर्न भी लेते हैं तभी भी क्या होगा कि वहां पे डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो है एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि कारण क्या है, जब व्हीकल स्टार्ट से जैसे रुका हुआ है एकदम स्टार्ट हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा, और अल्टीमेटली जब एकदम स्टॉप होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इन सभी कारण से, ताकि देखते हुए, सो दैट लगेज शुड नॉट गेट फॉल डाउन, सो लगेज इज टाइट, इट इज वेरी टाइटली when we are keeping on the roof of the vehicle। Student, आपको NCERT क्वेश्चन करने हैं। Now you can ask any doubt. If you are having any doubt, very well you can ask. कोई भी डाउट है स्टूडेंट, प्लीज यू कैन आस्क एनी डाउट फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं स्टूडेंट, 4 में भी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है अ बैट्समैन हिट अ, क्वेश्चन है अ बैट्समैन हिट्स अ cricket ball which then roll down on the level ground after covering short distance। The ball comes to rest, the ball slow down stops because। इसमें से 4 ऑप्शन दी हुई हैं स्टूडेंट, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है अ बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड, नो। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, नहीं, ये बात भी क्लियर नहीं है। थर्ड, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट टू द मोशन and there is a unbalanced force of the ball, so the ball will want to come to, no। स्टूडेंट, इसका जो आंसर बनेगा, द आंसर इज अ, जो सी करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो बॉल है, ये रोल कर रही है स्टूडेंट ग्राउंड पे,
ये रोल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा क्या ये फोर्स है, और यहाँ पे क्या अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा इसके कारण, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है मींस F1 ये F इज इक्वल, ये होता है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ले लिया हमने एक को, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is always opposite to the applied force। तो आंसर उसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर